हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसको किसको कितना आरक्षण मिलता है। तो हमने बताया था कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति को कितना मिलता है। तो अनुसूचित जाति को हमने बताया था कि 15% आरक्षण मिलता है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 7.5% मिलता है, जबकि पिछड़े वर्ग को कितना मिलता है। तो पिछड़े वर्ग को मिलता है तो 27% आरक्षण मिलता है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को कितना मिलता है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलता है तो वह मिलता है 10%, यानी कुल मिलाकर आरक्षण जो है 60% दिया जाता है आरक्षण। ये 2019 में जोड़ा गया था। इसे जो है 2019 में जोड़ा गया था, 103वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है जोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद से आता है 1992 में आता है इंदिरा साहनी केस, यानी 1992 में इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी केस के तहत कहा गया था कि अगर कोई भी आर्थिक रूप से अगर कोई भी पिछड़ा जाति है, यानी पिछड़ा वर्ग का है, अगर उसे जो है इनकम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी उसे पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो वह आ जाता है क्रीमी लेयर में। अगर उसके पास अगर कोई पिछड़ा जाति है, यानी जो है पिछड़ी जाती है और उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी उसका इनकम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आ जाता है क्रीमी लेयर में आ जाता है। यानी क्रीमी लेयर का विचार संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन क्रीमी लेयर का विचार जो है न्यायपालिका दिया है। क्रीमी लेयर अगर कोई पिछड़ी जाति का है, अगर उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो आ जाता है तो क्रीमी लेयर में आ जाता है। यानी क्रीमी लेयर यानी मलाई क्रीमी लेयर मतलब होता है मलाई, यानी वह आ जाता है क्रीमी लेयर में, और इसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा इनकम मिलता है तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, यानी आरक्षण की जो सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी केस के तहत कहा गया था। अब हम देखेंगे कि आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है, यानी आरक्षण की एक सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है। आरक्षण की एक सीमा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है। तो हम देखेंगे कि आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं आप। आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है, यानी आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है। आरक्षण की सीमा निर्धारित करना क्यों जरूरी है। तो आरक्षण की सीमा निर्धारित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अवसर की समानता का उल्लंघन है, यानी अवसर की समानता का उल्लंघन है। अवसर समानता का उल्लंघन है, यानी यह अवसर की समानता का उल्लंघन है। आरक्षण की सीमा निर्धारित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरक्षण का जो है अवसर की समानता का उल्लंघन है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सबको जो है समान आरक्षण दिया जाए। सबको जो है आरक्षण की सीमा निर्धारित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अवसर की समानता का उल्लंघन है, यानी अवसर की समानता का उल्लंघन है। जैसे हमारा संविधान जो है सबको समान अवसर देता है, सबको यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, यानी जो है हमारा संविधान सबको समान अवसर देता है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन का जो है 90% सीट आप बुक कर देते हैं और 10% में कहते हैं कि जो है सबको समान अवसर दिया जाएगा, तो ये गलत है। यानी आप 90% सीट पहले ही आरक्षित कर देते हैं, यानी जो है रिजर्व कर देते हैं, और 10% सीट में आप कहते हैं कि जो है सबको समान अवसर दिया जाएगा, तो ये गलत है और यह कुशलता का भी उल्लंघन है। यानी आरक्षण की सीमा निर्धारित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अवसर की समानता का उल्लंघन है। अवसर की समानता समझ गया, और यह जो है कुशलता का भी उल्लंघन है, यानी कुशलता का उल्लंघन है। कुशलता का उल्लंघन है, यानी कुशलता का उल्लंघन है। कुशलता है तभी तो जो है नीरज चोपड़ा खेल रहे हैं, कुशलता है तभी तो जो है सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, यानी उनके पास कुशलता है, तो ये कुशलता का भी उल्लंघन है। और अनुच्छेद 335 में ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा जब भी आरक्षण दिया जाएगा तो यह ध्यान रखा जाएगा कि इससे सरकारी सेवाएं प्रभावित न हो, क्योंकि उदारीकरण का ज़माना है, भूमंडलीकरण का ज़माना है। अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, यानी कुशलता खत्म हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो भी दिक्कत है। बता दी अगर
कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो सूर्य कुमार यादव कहाँ से आएंगे, नीरज चोपड़ा कहाँ से आएंगे। अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो नीरज चोपड़ा कहाँ से आएंगे, जो है शुभम गिल कहाँ से आएंगे। यानी जो है कंपटीशन जरूरी है। और आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अमीर व्यक्ति की संपत्ति को छीन कर आप गरीब व्यक्ति को दे दे। यानी एक बार को अगर अमीर व्यक्ति की संपत्ति को अगर छीन कर गरीब व्यक्ति को दे भी देते हैं तो क्या वो अपना उत्थान कर पाए, फिर से वो पैसे को खा पी कर जो है खत्म कर सकता है। और परिवार में भी देख लेते हैं, तो परिवार में भी जो है एक परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो है पढ़ लिख कर बहुत आगे चला जाता है और अच्छा पैसा कमाता है, जबकि दूसरा बच्चा होता है वो गरीब हो जाता है। तो अगर एक बार को अगर अमीर बच्चे की संपत्ति को हम अगर गरीब बच्चे को दे भी देते हैं तो क्या पता अपना उत्थान कर पाए, फिर से जो है वह पैसों को खेल कूद कर जो है खत्म कर सकता है। यानी आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आप अमीर को गरीब कर दें और गरीब को अमीर कर दें। आरक्षण का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप जो है सबको गरीब कर दें, ये तो सबसे आसान तरीका है, उत्तर कोरिया में ऐसा हो गया है। यानी आरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि आप सबको गरीब कर दें। आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो है वंचित है, जो हाशिए पर है, उनका जो है उत्थान करे, यानी ऊपर उसे जो है ऊपर बढ़ाएं। यानी जो वंचित है उन्हें ऊपर बढ़ाएं, जो वंचित है जो पीछे है उन्हें ऊपर करे, लेकिन जो आगे बढ़ गए हैं इन्हें भी जो है ना रोका जाए, इन्हें भी जो है रोका ना जाए, इन्हें भी बढ़ने दिया जाए। यानी जैसे ही 103वां जैसे ही संसद ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को जो आरक्षण दिया जाएगा, जैसे ही 103वां संविधान संशोधन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है संवैधानिक है यानी सही है, वैसे ही राज्यों में झड़प शुरू हो गया। झारखंड ने कहा कि हम 70% आरक्षण कर देंगे, छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम 80% आरक्षण कर देंगे। ये मामला चलता रहेगा, न्यायपालिका में मामला जाता रहेगा, लेकिन इसका निष्कर्ष यही है कि हमें जो है अवसर की समानता और कुशलता बनाए रखना जरूरी है। यानी हमें अवसर की समानता और कुशलता को दोनों को बनाए रखना जरूरी है। ये मामला चलता रहेगा, जो है न्यायपालिका में मामला जाता रहेगा, लेकिन हमें अवसर की समानता बनाए रखना जरूरी है और कुशलता बनाए रखना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि आरक्षण कहाँ होना चाहिए आरक्षण। यानी आरक्षण कहाँ होना चाहिए, यानी आरक्षण प्रोन्नति में होना चाहिए या फिर आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए। यानी हम देखेंगे कि आरक्षण प्रोन्नति में होना चाहिए या फिर आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए। यानी आरक्षण कहाँ होना चाहिए, यानी आरक्षण जो है कहाँ होना चाहिए। तो आरक्षण यानी प्रोन्नति में होना चाहिए आरक्षण, या फिर आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए। यानी प्रोन्नति में होना चाहिए, प्रोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, या फिर आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए, आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए। यानी आरक्षण जो होना चाहिए वो प्रोन्नति में होना चाहिए आरक्षण, या फिर आरक्षण जो है आरंभिक नियुक्ति में होना चाहिए। आरंभिक नियुक्ति में देख लेते हैं, तो आरंभिक नियुक्ति में जैसे मान लीजिए 2023 में जो है 1000 IAS की वैकेंसी आती है। यानी IAS के जो है 1000 IAS की वैकेंसी आती है, 1000 IAS की वैकेंसी आती है। इसे 2 सीटों में बांट दिया जाता है, यानी 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला 400 सीट जो है सामान्य लोगों के लिए, 400 सीट सामान्य लोगों के लिए, और 600 सीटें जो है, ये 600 सीटें जो है वो आरक्षित में रख दी जाती है। यानी आरक्षित श्रेणी में हम रख दिए। यानी आरंभिक नियुक्ति में हम जैसे मान लीजिए 2023 में 1000 जो है सीटें जो है आती है, 1000 वैकेंसी आती है, जिसमें हम 400 सीटें सामान्य व्यक्ति के लिए रख दिए और 600 सीटें जो है आरक्षित श्रेणी में रख दिए। और इस आरक्षित श्रेणी को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऊर्ध्वाधर और दूसरा हमने बांटा है समानांतर। यानी समानांतर 2 भागों में बांट देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक समानांतर होता है। ऊर्ध्वाधर में पिछड़ी जाति को ऊर्ध्वाधर में जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जाता है। SC ST को दिया जाता है, तो वह दिया जाता है 22.5% में आरक्षण दिया जाता है। जबकि सामान्य श्रेणी में कहा जाता है कि जो 27% आरक्षण दिया गया है
यानी जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया गया है उसी में से जो है जातियों को भी बांट दिया जाता है। यानी आरंभिक नियुक्ति में हम देखें कि जो 2022 अगर मान लीजिए 2023 में 1000 जो है सीटें आती है, आरंभिक नियुक्ति में आरक्षण दिया जाता तो इसमें 1000 सीटें आती है, तो इस वैकेंसी आती है जिसमें 400 सीटें सामान्य व्यक्ति के लिए और 600 सीटें आरक्षित श्रेणी में रख दिया जाती है। और आरक्षित श्रेणी को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक समानांतर होता है। ऊर्ध्वाधर में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण, जबकि SC ST को 22% जो है 22.5% आरक्षण दिया जाता है। जबकि समानांतर श्रेणी में 27% आरक्षण दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जातियों को भी बांट दिया जाता है, इसमें से जो है जातियों को भी बांट दिया जाता है। अब हम देखेंगे प्रोन्नति में आरक्षण। प्रोन्नति में आरक्षण का हालांकि प्रोन्नति में आरक्षण सिर्फ SC ST को दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं दिया जाता है, सिर्फ SC ST को दिया जाता है। यानी SC ST को दिया जाता है, ना ही पिछड़ी जाति को दिया जाता है, ना ही जो है EWS को दिया जाता है। यानी जो है प्रोन्नति में आरक्षण सिर्फ SC ST को दिया जाता है और इसमें जो है प्रमोशन दिया जाता है, यानी जो है नौकरी में प्रमोशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई SC ST व्यक्ति है जो 2005 में अगर वो 2005 में अगर वो क्लर्क बनता है 2005 में वो क्लर्क बन जाता है, तो इसे जाति के आधार पर इसे जो है प्रमोशन करके 2008 तक इसे कैशियर बना दिया जाता है और 2012 तक इसे मैनेजर बना दिया जाता है। 2012 तक इसे मैनेजर बना दिया जाता है। यानी इसे जाति के आधार पर जो है प्रमोशन दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। और इसका विरोध क्या है प्रोन्नति आरक्षण के, और प्रोन्नति आरक्षण का समर्थन क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। यानी प्रोन्नति आरक्षण हम देखेंगे, इसे जो है सिर्फ SC ST को दिया जाता है। मान लीजिए कोई SC ST व्यक्ति है जो 2005 में क्लर्क का नौकरी मिलता है, तो 2008 में उसे प्रमोशन करके कैशियर बना दिया जाता है और 2012 तक उसे प्रमोशन करके मैनेजर बना दिया जाता है। यानी 2012 तक उसे जो है जाति के आधार पर जो है प्रमोशन करके मैनेजर बना दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रोन्नति आरक्षण का जो है विरोध क्या है, इसका समर्थन क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हम प्रोन्नति आरक्षण का समर्थन और इसका विरोध देखेंगे। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रोन्नति आरक्षण का विरोध और समर्थन दोनों देखेंगे। प्रोन्नति आरक्षण का हम समर्थन देखेंगे, यानी हम इसका समर्थन भी देखेंगे और इसका हम विरोध भी देखेंगे। इसका विरोध क्या है और इसका समर्थन क्या है। इसका समर्थन करने वाले कहते हैं कि देखिए SC ST व्यक्ति जो है धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनका उत्थान होता है और बाद में उन्हें नौकरी मिलती है, यानी बहुत बाद में इन्हें नौकरी मिलती है और जो है सबका रिटायरमेंट का एज समान होता है, इन्हें रिटायर सब कोई जो समान एज पे होते हैं, इसलिए जो है प्रोन्नति का आरक्षण सही है। यानी प्रोन्नति का आरक्षण जो है कहा जाता है कि SC ST व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनका उत्थान होता है, धीरे धीरे पढ़ लिख कर नौकरी पाते हैं और जो है रिटायरमेंट का एज सबका होता है, रिटायरमेंट का एज जो है सबका समान होता है, इसलिए जो है प्रोन्नति का आरक्षण सही है। यानी प्रोन्नति का आरक्षण होना चाहिए। यानी प्रोन्नति के आरक्षण में यही इनका समर्थन है। जबकि इसका विरोध करने वाले क्या कहते हैं, इनका विरोध करने वाले कहते हैं कि देखिए आप जो है वंचित वर्गों का आरक्षण दे रहे हैं या फिर एक नया शोषक वर्ग तैयार कर रहे हैं, या आप वंचित वर्गों का आरक्षण दे रहे हैं या फिर एक नया शोषक वर्ग तैयार कर रहे हैं, जो है इससे कुशलता प्रभावित हो रही है। यानी इससे कुशलता प्रभावित हो रही है। जब कुशलता प्रभावित होगी तो कंपटीशन अपने आप प्रभावित होगा। जब कंपटीशन प्रभावित होगा तो लोग काम ही क्यों करना चाहेंगे, लोग चाहेंगे ही क्यों काम करना। यानी प्रोन्नति में आरक्षण लोग काम ही क्यों करना चाहेंगे, अगर इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे कुशलता प्रभावित होती है, और जब कुशलता प्रभावित होगा तो लोग काम ही क्यों करना चाहेंगे, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो ये मामला चला जाता है न्यायपालिका के पास। यह मामला 1992 में न्यायपालिका के पास चला जाता है और 1992 में हम जानते हैं इंदिरा साहनी केस के तहत ये सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि देखिए ये प्रोन्नति का आरक्षण जो है वो सही नहीं है। ये प्रोन्नति के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर देती है। यानी प्रोन्नति के आरक्षण को कह देती है कि यह सही नहीं है और प्रोन्नति के आरक्षण को बंद कर दिया जाता है। यानी प्रोन्नति के आरक्षण को
पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद से फिर एक मामला आता है, फिर से जो है 1995 में, फिर जो है 1995 में संसद जो है 77वां संविधान संशोधन करती है। 77वां संविधान संशोधन करके इसे अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के बी ए को जोड़ा जाता है, यानी अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 के ए को जोड़ा जाता है। और इसके तहत कहा जाता है कि देखिए जो प्रोन्नति का आरक्षण है वो सही है, प्रोन्नति का आरक्षण रहना चाहिए, प्रोन्नति के आरक्षण को बढ़ाया जाता है, यानी प्रोन्नति के आरक्षण को जो है फिर से चालू कर दिया जाता है 77वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद से फिर जो है एक मामला आता है राजनारायण केस। उसके बाद से एक मामला फिर से आता है राजनारायण केस, जो है नागराज केस आता है, नागराज केस आता है 2006 में। एक मामला आता है फिर से नागराज केस 2006 में। और नागराज केस में कहा जाता है कि देखिए प्रोन्नति का आरक्षण है वो सही है, लेकिन हमारे जो है 3 सवालों का जवाब दीजिए। इसमें पहला सवाल ये था कि क्या आप बताइए जो इससे सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही है, यानी क्या इससे सेवा प्रभावित नहीं हो रही है, क्या इससे कुशलता प्रभावित नहीं हो रही है, और तीसरा कहा गया था कि जो है क्या जो है पिछड़ी जाति का जो है, क्या पिछड़ी जाति अब तक पिछड़ी जाति क्यों है, अब तक जो है पिछड़ी जाति क्यों है, अब तक जो है प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाते रहा है, नौकरी में प्रमोशन दिया जाते रहा है, तो अब तक जो है पिछड़ी जाति ही क्यों बनी हुई है, अब तक पिछड़ी जाति अगड़ी जाति क्यों में नहीं आई, और अब तक जो है पिछड़ी जाति पिछड़ी ही क्यों है, ये कहा गया था। अब तक जो है न्यायपालिका के पास इसका जवाब नहीं है। अब तक ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। अब तक ये मामला जो है अभी जो है प्रोन्नति का मामला अब तक जो है न्यायपालिका में अटका हुआ है। अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जवाब नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या जो है बैकलॉग को भी समान आरक्षण दिया जाएगा, यानी जो बैकलॉग हैं उन्हें भी जो है समान आरक्षण दिया जाएगा। अब बैकलॉग समझेंगे, बैकलॉग क्या है, क्या बैकलॉग को भी समान आरक्षण दिया जाएगा, क्या बैकलॉग को भी जो है समान आरक्षण दिया जाएगा। ये प्रोन्नति का आरक्षण था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या बैकलॉग को भी समान आरक्षण मिलना चाहिए। बैकलॉग आरक्षण यानी बैकलॉग किसे कहते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं आखिर बैकलॉग है क्या। तो बैकलॉग मान लीजिए अगर 2021 में 60 सीटें जो है SC/ST के लिए आता है, यानी SC/ST के लिए 60 सीटें आती है, यानी 60 सीटें SC/ST के लिए आता है, लेकिन 60 सीटें नहीं भर पाता है। मान लीजिए 40 सीट है जो भर पा रहा है, 20 सीटें जो है नहीं भर पा रहा है, यानी SC/ST के लिए 2021 में 60 सीटें आया, जिसमें SC/ST के लिए सिर्फ 40 सीटें भर पाया, लेकिन 20 सीट बच गया, 20 सीट जो है बच गया। इसी को हम कहते हैं बैकलॉग सीट, यानी बैकलॉग सीट, इसी कहा जाता है बैकलॉग सीट। और ये जो बैकलॉग सीट है फिर से अगले साल यानी 2022 में फिर से इस बैकलॉग सीट को लाया जाएगा, यानी 2022 में फिर से जो है बैकलॉग सीट को फिर से 2022 में इसी सीट को जो है 2022 में फिर से जो है 20 सीट को लाया जाएगा, यानी 20 सीट जो बचा है उसे 2022 में लाया जाएगा। इसी को बैकलॉग सीट कहते हैं जो 2022 में लाया जाएगा। लेकिन यहीं पर ही फिर मामला चला आता है कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि जो है आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो ये जो 20% जो बैकलॉग सीट अगले साल आया है, इसमें से सिर्फ जो है 10 से कुछ सीट जो है SC/ST को मिल पाएगा, यानी SC/ST के लिए SC/ST के लिए सिर्फ 10% सीट उसमें मिल पाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया तो 50% आरक्षण दिया जाएगा, नहीं अधिक नहीं दिया जाएगा। तो जो है 10%, इसमें 10% जो है इसमें से सिर्फ जो है 50% जो है SC/ST को मिल पाएगा, यानी इसका जो है 10% हिस्सा जो है सिर्फ जो है मिल पाएगा SC/ST को, यानी क्योंकि कहा गया था इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगा। तो उसके बाद से आता है 81वां संविधान संशोधन, यानी 81वां संविधान संशोधन आता है 81वां संविधान संशोधन होता है 2000 ईस्वी में, यानी 2000 ईस्वी में 81वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत 16 के क्लॉज 4 के बी को जोड़ दिया जाता है,
यानी 16 के क्लॉज 4 के बी को जोड़ा जाता है और इसके तहत कहा जाता है कि बैकलॉग को जो है 100% आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो बैकलॉग हैं उन्हें जो है 100% आरक्षण दिया जाएगा। यानी बैकलॉग को आरक्षण 100% दिया जाएगा। यानी बैकलॉग को जो आरक्षण मिलता है वो 100% आरक्षण मिलता है, क्योंकि जो SC/ST के लिए 2021 में मान लीजिए SC/ST के लिए 60 सीटें आता है, इसमें 40 सीटें भर पाता है, जो 20 सीट बच जाता है उसे बैकलॉग सीट कहते हैं। और अगले साल फिर उस सीट को लाया जाता है, उसी सीट को जो है अगले साल लाया जाता है। जब 20 सीटें अगले साल आता है तो इसमें जो है ये दंडित था कि जो है इंदिरा साहनी केस के तहत कि आप जो है 85% आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में होता है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 16 के 4 के बी को जोड़ दिया जाता है। इस अनुच्छेद 16 के 4 के बी के तहत ये कहा दिया जाता है कि जो है बैकलॉग को जो है 100% आरक्षण दिया जाएगा। अब हम आरक्षण के सारे मुद्दे को समझें। यानी आरक्षण का जो है सीमा निर्धारित क्यों करना चाहिए, आरक्षण जो है कहाँ होना चाहिए, और क्या बैकलॉग को भी जो है समान आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, आखिर इसका निष्कर्ष क्या है। यानी अब इसका निष्कर्ष यानी जो है आरक्षण का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए, उदारीकरण का ज़माना है, भूमंडलीकरण का ज़माना है। यानी इसका निष्कर्ष यही है कि उदारीकरण का ज़माना है, भूमंडलीकरण का ज़माना है। आरक्षण जो है सामाजिक न्याय का एक उपकरण है ही, लेकिन हमें व्यापक उपाय सोचनी चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, क्योंकि हमें जो है देश का विकास करना है। इसलिए हमें जो है दीर्घकालीन नीति अपनानी पड़ेगी। हमें जो है दीर्घकालीन नीति अपनानी पड़ेगी, दूर तक सोचना होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में लगातार जो है सरकारी नौकरियां कम होते जा रही हैं। यानी सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है, और हमारा ये राजनेता ये दावा करता है कि हम सबको आरक्षण दे देंगे, वोट पाने के लिए दावा करता है कि हम सबको आरक्षण दे देंगे, जबकि सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है। और ये रहा पूरा जो है आरक्षण के मामला। हमने आरक्षण कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो है आरक्षण कहाँ पर होना चाहिए, बैकलॉग को क्या समान आरक्षण दिया जाएगा, और इसका निष्कर्ष हमने जाना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।